इतिहास का जो है सबसे बड़ा आईपीओ स्पेस एक्स आ गया है। एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस पे बेट करना चाहिए? एशिया में ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर डेवलप्ड मार्केट्स। जनवरी से लेके अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जून में, तो आप देखेंगे उनके मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो मार्केट कैप के हिसाब से आज की डेट में, वो एनवीडिया है, जो कि लगभग $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप रखती है। तो स्पेस एक्स के केस में उन्होंने सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेची है। मार्केट कैप भले ही बड़ा है, लेकिन कंपनी का फ्री फ्लोट छोटा है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं, या इस सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हैं अभी, बिल्कुल आज के प्रेजेंट टाइम में, क्या करेंगे आप? एक कॉमन मिथ क्या है इंडियन इन्वेस्टर्स का जो आप देखते हैं, जो हमेशा रहे, तो क्या अब ऐसा हो जाएगा कि अब हम वापस एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या प्लॉट्स खरीदना शुरू कर देंगे? ये मैं ये नहीं कहता कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडी मत करो। कैसी हैबिट इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए कि देश दुनिया में कुछ भी हो वो एक हैबिट पकड़ के चलें? सैलरी से ज़्यादा पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं अगर आप उसको डिसिप्लिन से लगभग 20 से 30 साल तक उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई अपनी पहली ही कार ले रहा है, कोई सैलरीड कपल है और पहली कार ले रहा है मेट्रो सिटी में, तो कौन सी सेडान आप उसको बोलेंगे कि इधर जाओ? नमस्ते, मैं पारुल। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था, अमीर कैसे बने। अमीर तो कहाँ का बनते, दुनिया के हालात आज हमें वहाँ ले आए हैं कि जहाँ हमें अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बचा के रख पाना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों की असहमतियाँ और अना इस दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने प्रभावित किया है हमारी सेविंग्स को, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तो लिस्ट हो गई, वो पहले ट्रिलियनर बन गए, और मेरे जैसे कुछ लोग पहले करोड़पति भी नहीं बन पा रहे हैं। तो आइए आज रोहित खुराना जी से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे इन हालातों से हमें आगे निकलना है। रोहित खुराना जी को आप जानते हैं। रोहित खुराना जी AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो कुछ हमें बचाएंगे आज। फिर रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पारुल जी, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। आपको बुलाना ही पड़ा हमें, आप तो आज जैसे आपको आपकी अदालत में खींच के लाए हैं हम। आपके साथ जो लास्ट डिस्कशन हुआ था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तब हमने गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करी थी जी। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देता हूँ जो कि प्रोसीजरली थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल। सो इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. I am an MFI registered mutual fund distributor under SEBI guidelines, and this video, इसमें जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी जानकारी जो आपको दी जा रही है वो बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। इसको एजुकेशनल वीडियो की तरह ही ट्रीट करें। बिल्कुल। रोहित जी, उस समय से तो अब बिल्कुल वो एक कहते हैं ना, वो एक मीम जो चलता है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो सर जी ने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और इतिहास का जो है सबसे बड़ा आईपीओ स्पेस एक्स आ गया है। एलन मस्क ट्रिलियनर बन गए हैं। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस तरह के इनोवेशन बेस्ड जो एक है ये, तो एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस पे बेट करना चाहिए? और क्योंकि बहुत इसको क्रिटिसाइज भी लोग कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा टच करना चाहूँगा कि हमने जब लास्ट हम मिले थे, जी डिस्कशन किया था, जी वो लगभग दिसंबर जनवरी के अराउंड मिले जी, थे। दिसंबर लास्ट। तब ये ईरान और इज़राइल वाला सिचुएशन नहीं था। नहीं था। तब हमारे इंडियन मार्केट्स थोड़े अलग स्टेट में थे, अभी थोड़े से अलग स्टेट में है, बिकॉज एशिया में ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर डेवलप्ड मार्केट्स, बिकॉज उनकी जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जिसको हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा पुख्ता हैं, मतलब उनके अरेंजमेंट्स हमसे बेहतर हैं। तो जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी पे स्ट्रेस कम दिख रहा है, हमारी इकॉनमी पे स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा अच्छा। अगर आप वैसे वर्ल्ड मार्केट्स को देखेंगे, स्टॉक मार्केट्स को, तो तब से लेके अब तक में वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स ऊपर हैं, लेकिन एशिया के कुछ मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स नीचे हैं।
अच्छा। तो अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो जनवरी से लेके अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जून में, तो आप देखेंगे उनके मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कई उनके जो मेजर इंडाइसेस हैं उसमें 10 से 15% की इम्प्रूवमेंट हुई है और कई ग्लोबल इंडेक्स ऊपर हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सारी मार्केट्स नीचे नहीं है, इंडिया के कुछ स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और उसमें से एक ये भी है कि हमारे पास अपना एनर्जी सप्लाई उतना खुद का नहीं है इंडिजिनस, तो हम क्रूड पे काफ़ी निर्भर करते हैं मिडल ईस्ट पे। अब मिडल ईस्ट में जो दिक्कत हुई है उसकी वजह से हमारी मार्केट ज़्यादा सफ़र कर रही है, प्लस हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन भी हो रहा है। उसके रीजंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, वो इसलिए है कि हमारे इंडिया से जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसकी वजह से, करेंसी डिप्रिशिएट होने की वजह से भी हमें थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसएक्स के सवाल पे आते हैं। स्पेसएक्स जो है वो एक कंपनी नहीं है, स्पेसएक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके। तो इन्होंने जो नाम यूज़ किया है इस आईपीओ के लिए वो है स्पेसएक्स, बट एक्चुअली इसमें 4-5 बिजनेसेस हैं और इसमें से सिर्फ एक ही बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है अभी। बाकी बिजनेसेस या तो रिसर्च स्टेज में हैं या फिर ऑपरेशनल हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। ओके। तो स्पेसएक्स अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसका जो मार्केट कैप जिसको बोलते हैं कि पूरी कंपनी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो 1.8 से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बैठ रही है। और थोड़ा आप इसको नंबर को समझ पाएँ उसके लिए पूरे यूएसए का जो मार्केट कैप है वो लगभग 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। और वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो मार्केट कैप के हिसाब से आज की डेट में, वो एनवीडिया है, जो कि लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप रखती है। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये भी 1 से 3 ट्रिलियन के बीच के मार्केट कैप की कंपनीज़ हैं, डिपेंडिंग आप किसको कब ऑब्जर्व कर रहे हैं। और 2 ट्रिलियन डॉलर का एक नया आईपीओ आना एक बहुत बड़ा इवेंट है जी। बट स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ आते हैं तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी लोगों को बेचती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना सारा हिस्सा लोगों को दे देती है, एक परसेंटेज को सेल किया जाता है। आप इसको ऐसे समझें कि कंपनी के पास अगर 100 शेयर हैं तो डिपेंडिंग उनको अभी फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है या फिर कितने एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, उस पर डिसाइड होता है कि वो कितना हिस्सा बेच रहे हैं। तो स्पेसएक्स के केस में उन्होंने सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेची है लगभग, जो ओपन मार्केट में गई, जिसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। तो अगर आप 5% से कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका 100 बिलियन के आसपास का नंबर आता है। तो मार्केट कैप भले ही बड़ा है लेकिन कंपनी का फ्री फ्लोट छोटा है। अच्छा। तो जो हिस्सेदारी मार्केट में आई है, अवेलेबल हुई है, अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं, या इस सिक्के के दो पहलू हैं। जिन कंपनी का फ्री फ्लोट थोड़ा कम होता है उसमें लोगों में, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि कोई चीज़ है जिसकी अवेलेबिलिटी कम है और वो अगर पॉपुलर हो जाती है तो लोगों में होड़ मच जाती है उसको लेने के लिए। जी। तो वो अपने फेयर प्राइस से काफ़ी ऊपर जाने की टेंडेंसी रखती है। तो फ्री फ्लोट कम होने से देखा गया है, जैसे यूएस कंपनीज़ में फ्री फ्लोट जनरली काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो। और इस कंपनी में जो सुनने में आ रहा है कि लगभग 80-85% जो है वो फाउंडर इलोन मस्क के पास है। तो इसी वजह से वो वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं, जो कि यूएस डॉलर ट्रिलियनियर वर्ल्ड में अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करते थे, बिलियनियर्स तो हैं काफ़ी। तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी एक इन्वेस्टर के हाथ में होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि उसमें, क्योंकि कंपनी का फ्री फ्लोट कम है तो उसमें प्राइस जो है अननेचुरल तरीके से मूव कर सकता है। अननेचुरल मतलब जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। क्योंकि जो जैसे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, या फिर जो चीज़ बाज़ार में ट्रेड होती है उसका ना एक सेल्फ बैलेंसिंग की टेंडेंसी होती है। जैसे कि जब सपोज़ गन्ने की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई जिस साल में, उस साल में चीनी के भाव गिर जाते हैं, गन्ने के भाव भी गिर जाते हैं। और जब गन्ने की प्रोडक्शन कम हुई तो भाव बढ़ जाते हैं।
क्योंकि मार्केट एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसके प्राइस ऊपर जाने लगते हैं। तो हमें मार्केट में कभी टमाटर महंगे मिलते हैं, कभी सस्ते मिलते हैं, उसका रीज़न यही है। तो स्टॉक मार्केट में भी जब डिमांड सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ती है, तो अगर सप्लाई को बहुत कम कर दिया जाए तो उसकी डिमांड अननेचुरल हो सकती है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। दूसरा आपने पूछा कि इसमें क्या हमें एज एन इंडियन ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं वो भी जानना चाहती हूँ कि इंडियन इन्वेस्टर को क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस इनोवेशन वाले इसमें, और क्या ड्यू डिलिजेंस रहती है इस तरह की इन्वेस्टमेंट में? इसमें कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर आई गिव यू आंसर टू योर क्वेश्चन। जी। पहले तो स्पेसएक्स के अंदर लगभग 5 बिजनेसेस हैं, 5 है जी। जिसमें से इनका जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो स्टारलिंक करके है, हम्म। जो कि सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है, जो सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वायरलेस इंटरनेट देने की क्षमता रखता है। हम्म। तो अगर कोई बहुत दूर दराज का इलाका है जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, फाइबर ऑप्टिक भी नहीं है, किसी तरह का फ़ोन नेटवर्क भी नहीं है, अगर वहाँ पे भी आपको इंटरनेट चाहिए तो सैटेलाइट से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो स्टारलिंक इकलौती कंपनी है इस ग्रुप की जिसने पूरे ग्रुप का भार उठा रखा बाहर है, उठा रखा। क्योंकि वो अकेली प्रॉफिटेबल कंपनी है इस ग्रुप में। हम्म। और एक स्पेसएक्स करके जो इनका स्पेस वेंचर है, जो कि रॉकेट्स हैं जो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करते हैं। एक इनका स्टारशिप प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से अंडर डेवलपमेंट है, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बट अच्छा। वो एक ऐसा एक स्पेसशिप बना रहे हैं जो रीयूजेबल हो, मतलब वो लोगों को स्पेस में ले वापस, जाए हाँ। और वापस आके दोबारा से हाँ। रीयूज हो जाए। जनरली जो स्पेसशिप्स होते हैं हम्म। वो सिंगल यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो रॉकेट्स तो इन्होंने रीयूजेबल बना लिए हैं, हम्म। जो स्पेस में जाके वापस आ सकते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करके। लेकिन जो लोगों को ले जाके वापस आए और फिर से ले जा सके, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वो बनेगा तो वो एक बड़ा इनोवेशन है। इसके अलावा जो एक्स ए आई, जिसको ग्रॉक के नाम से जानते हैं लोग, ट्विटर के नाम से जानते हैं, तो ट्विटर, एक्स ए आई और इस तरह के कुछ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेंचर्स भी इसी बिजनेस के अंडर आते हैं। प्लस इस बिज़नेस में कुछ एआई डेटा सेंटर्स भी हैं जो इन्होंने इन हाउस भी यूज़ करते हैं और दूसरों को लीज़ भी करते हैं, हम्म। वहाँ से भी इनका रिवेन्यू आता है। तो पहले तो हमने बिज़नेस समझ लिया। अब दूसरा, इंडियन इन्वेस्टर को या किसी भी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, ये मैं क्योंकि आपको एडवाइस नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो मैं आपको बाय या सेल की कोई एडवाइस नहीं दूंगा। बट अगर आप बिलीव करते हैं इस तरह के बिजनेसेस में या ऐसी कंपनीज में, इनोवेशन में, तो आप इसको खुद से स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं और मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी मिली 2008 की। इंडिया में जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, जी। तो मैं आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ जी बताता हूँ, मैं बताइए। नोट करके लाया था। जी बताइए। तो इंडिया में जब 2008 की जनवरी में रिलायंस पावर ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जो पावर जनरेशन कंपनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा फंड्स लेके, डेट लेके पावर जनरेशन करने वाली थी, मतलब बिजली बनाने वाली थी। तो उस समय इंडिया की पूरी स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप लगभग 62 लाख करोड़ था, 62 लाख करोड़। और रिलायंस पावर जो आईपीओ लाया था उस समय कंपनी का वैल्यूएशन था लगभग 1.2 लाख करोड़। ओके। और उस समय कंपनी का रेवेन्यू था 133 करोड़ साल का, अच्छा। विच इज़ 0.11% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कंपनी जितना रेवेन्यू दे रही है, आप उस कंपनी की कीमत उससे 880 गुना लगा रहे हो। ओ। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक दुकान है जो 1 लाख का बिजनेस करती है और आप उस बिजनेस की वैल्यू 8.8 करोड़ लगा रहे हो। तो इसने तो बड़ा नुकसान किया होगा। तो रिलायंस पावर का आईपीओ इंडिया में जब आया था, तब उसकी लिस्टिंग पे जो जो पहला दिन होता है, उसका ओपनिंग प्राइस लगभग 330 रुपये था। जी। और वो गिरता चला गया और उसने बॉटम बनाया था लगभग 3.5 रुपये पे। तो तो उसने अपनी 99% वैल्यू लूज़ कर दी थी अपने लिस्टिंग प्राइस से अपने बॉटम तक। बाप रे। अब वो लगभग 30 रुपये के प्राइस बैंड में अभी आजकल ट्रेड कर रहा है। जी। तो वहाँ से 10 गुना हो गया बॉटम से। बट टॉप से देखें तो 90% डाउन है अभी आज की डेट में। बीच में क्योंकि ये कंपनी कुछ मुश्किल हालात से गुजरी, उस जी। समय इंफ्रास्ट्रक्चर
के प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें आई, जी। ग्लोबल रिसेशन भी आया था 2008 में अक्टूबर के आसपास, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ इस कंपनी में। तो इसको प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी साल लगे। इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो 2013-14 में आया था। अच्छा। तो आप ये देखिए कि 2008 में किसी ने इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया, तो उसका पैसा गिरते 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 1,000 रुपये पे आ गया। अब वो आज की डेट में भी शायद वो पैसा 10,000 रुपये के करीब है। और 2008 से हम आज लगभग 18 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 18 साल बाद किसी ने 1 लाख लगा के आज वो 10,000 पे बैठा है, और उसने वो कितना पेन देखा है और कितनी परेशानी झेली है। झेली है। तो मैं आपको इस स्टोरी से डराना नहीं चाह रहा, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर आईपीओ ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो। कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत बुरी तरह से वेल डिस्ट्रक्शन करती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ आईपीओस बम्पर भी होते हैं, आपको बिल्कुल ऑपोजिट कहानियाँ मिलेंगी जहाँ लोगों के पैसे 100 गुना भी हुए। जी। और लेकिन यहाँ ये भी हो हाँ, सकता है कि हाँ, इतिहास अपने आप को तो दोहराए। वही मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे ये फ्री का पैसा है। ये फ्री का हाँ। पैसा नहीं है। आपको बहुत इन्फॉर्म्ड तरीके से अपने डिसीजन लेने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा स्टडी करें। अब मैं यही नंबर्स आपको स्पेस एक्स के अगर समझाऊं तो आज जी। यूएस का मार्केट कैप 65 से 70 ट्रिलियन के बीच में है। यूएस का जीडीपी जो उनका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 30 से 35 ट्रिलियन है। तो एक तो उनका मार्केट कैप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का वो लगभग डबल के आसपास चल रहा है। उसमें अब ये कंपनी जो है ये 2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे आई है, जिसमें 5% इन्होंने अपना डाइल्यूट किया है। और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो लगभग 18 बिलियन के आसपास है। तो ये लगभग 100 गुना, 100 से 110 गुना के रेवेन्यू मल्टीपल पे लॉन्च हुई है। रिलायंस पावर 880 गुना पे लॉन्च हुई थी। तो ये उतना ओवर प्राइस नहीं है। लगभग आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि एक 880 गुना और एक 100 गुना, मतलब अगर वो रिलायंस पावर 1 लाख का बिजनेस करती तो उसको 8 करोड़ की वैल्यूएशन मिल रही थी। यहाँ पे अगर ये 1 लाख का बिजनेस करता है तो इसको 1 करोड़ 10 लाख की वैल्यूएशन मिल रही है। तो 8 गुना का फ़र्क है। रिलायंस पावर 8 गुना महंगा था इससे। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, 1-to-1 कंपैरिजन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। और सन 2000 में आईटी बबल बस्ट हुआ था, जब बहुत सारी आईटी कंपनीज क्रैश हुई थी जो कि ओवर वैल्यूएशन में चल रही थी। 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, जो कि यूएस के सब प्राइम क्राइसिस से हुआ था, जो लेंडिंग करी थी उन्होंने जी। वो रियल एस्टेट के जो लोन्स थे उस पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए गए थे जिसकी वजह से कुछ बैंक्स फेल हो गए थे यूएसए में। और उस फेलियर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे आया था, जिसकी वजह से बहुत देशों में, इनफैक्ट ग्लोबल इकॉनमी में कुछ समय तक बहुत बुरे हालात थे, रिसेशन था। तो अब हम 2026 में बैठे हैं। तो आज की डेट में जो भी कंपनीज एआई से रिलेटेड या वेरी हाईली इनोवेटिव काम कर रही हैं उनको इस समय बहुत हाई मल्टीपल्स मिल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ख़राब मल्टीपल्स मिल रहे हैं, क्योंकि सन 2000 में भी जो आईटी कंपनीज कोलैप्स हुई थी उसमें से जो लेजिटिमेट अच्छे बिजनेसेस कर रही थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं और उस समय से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। तो हर एक कोलैप्स में या क्रैश में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं, और वो सर्वाइवर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में लेजिटिमेट अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। करें क्या, क्योंकि आईपीओ के लिए तो कोई बहुत हमारे पास देखने का टाइम भी नहीं है, उसमें तो जिन्हें करना है उन्हें करना ही होगा। मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि आप खरीदें या नहीं खरीदें, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा। हाँ, एज अ पर्सन, अगर मुझे पास ऑप्शन होगा इस आईपीओ में पैसा लगाने का, पूछूंगी आपसे, तो मैं 110 गुना की वैल्यूएशन पे इसमें शायद पैसा नहीं लगाऊंगा। अच्छा। और मैं एज अ प्रिंसिपल, बिकॉज ये मेरा अपना मेथड है कि जब कोई नया आईपीओ आता है किसी कंपनी का जी, अगर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छी वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा है तो मैं उसमें पैसा नहीं डालता हूँ। मैं उस कंपनी को ऑब्जर्व करता हूँ, 6 महीने 1 साल देखता हूँ कि वो बिजनेस कैसा कर रही है। क्योंकि कंपनी हर जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्हें हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट्स अनाउंस करने होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो आप कंपनी का साल में 4 बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आपको ये पता चल जाता है, क्योंकि कंपनी ने अगर मुनाफा ज़्यादा बढ़ाया तो वो सस्ती हो जाती है। सस्ती हो जाती है मतलब उसके मल्टीपल्स नीचे आ जाते हैं।
तो अगर वो फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओवर द टाइम अपने आप को प्रूव कर रही है, बिजनेस बढ़ा रही है, तो आप अगर आप उसको थोड़ा लेट भी खरीद लेंगे, थोड़े से ऊंचे भाव में भी खरीद लेंगे, तो आप थोड़ा तसल्ली से खरीदेंगे। मतलब एक तरह से वैसा हो गया कि ठोक बजा के खरीदना, हाँ कि आपने महंगी चीज़ खरीदी हाँ लेकिन तसल्ली करके खरीदी। हाँ, फायदा थोड़ा हाँ, तो लेट वाला आपने उठा लेंगे। आपने अनसर्टेनिटी वाला रास्ता नहीं चुना। ये ऐसा ही हो गया ना कि आपने एक फल की पेटी खरीद ली, उसमें कुछ फल सही निकलेंगे, कुछ खराब निकलेंगे, लेकिन वो पेटी सस्ती थी। दूसरा तरीका है कि आपने चुन के फल लिए, लेकिन वो फल आपको महंगे पड़े, बट क्योंकि आपने चुन के और चेक करके लिए, तो अब आपको पता है कि महंगा है लेकिन खराब नहीं निकलेगा। तो मोर ऑफन देन नॉट जब आप उस पेटी में से जो सही फल निकले हैं उसकी कीमत निकालेंगे, तो कभी आपको वो सस्ता पड़ेगा, कभी आपको महंगा भी पड़ेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आपने पेटी जो है सस्ती खरीदी, बट पेटी में से ज़्यादातर फल खराब निकले, तो आपको चुने हुए फल से महंगी पड़ गई वो पेटी। तो इंडियंस के लिए तो हम यही समझें कि सब्र का फल मीठा है। मैं तो कहता हूँ ठोक बजा लेने तो अभी टाइम जाने दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ इतना हो रखा है। हार्ड एंड मनी है, मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट का ये जो हो रखा है, जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं और ये हालात ऐसे हो रहे हैं, ये हालात ऐसे ही रहेंगे, क्या करें? रखें स्टॉक्स को, निकाल दें, या बैठे रहें चुपके से? या जैसे कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि जियोपॉलिटिकल कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो चीज़ें सस्ती होती हैं, तब ख़रीद लेनी चाहिए। तो ऑलरेडी अगर हमारे जितने सारे हमारा पोर्टफोलियो है वैसे ही रेड हुआ पड़ा है, और उसमें फिर हम और ख़रीद लें, क्या करें? समझ नहीं आ रहा। देखिए, स्टॉक की बाइंग सेलिंग एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता, ना ही मैं कोई आपको फॉरवर्ड लुकिंग आप गाइडेंस दे होते सकता तो हूं। क्या करते हैं? मैं अपना एनालिसिस आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कि अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना नहीं आता है, अगर आप स्टॉक के फाइनेंशियल नंबर्स को नहीं समझते हैं, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से दूर रहना चाहिए। अच्छा। आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई एक्सपर्ट है जो आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। वैसा ही जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गाड़ी चलाना या ड्राइवर हायर करने जैसा एग्जांपल है ये, कि अगर आप गाड़ी अच्छी नहीं चला पाते हैं या गाड़ी चलानी नहीं आती, तो ड्राइवर को हायर कर लीजिए। तो स्टॉक खरीदना इज लाइक गाड़ी चलाना, एंड म्यूचुअल फंड खरीदना इज लाइक ड्राइवर से गाड़ी चलवाना। ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक्स की वैल्यूएशन करने की समझ नहीं है, बिजनेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो आप स्टॉक्स मत खरीदिए। पहली बात तो अगर आपने खरीद रखे हैं, तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से उसको एनालाइज करवा लीजिए और उनसे समझ लीजिए कि कौन से स्टॉक रखने लायक हैं और कौन से बेचने लायक हैं। तो जो आपकी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जिनके बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, वो इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अच्छा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ आपको कोई स्टॉक आज से 2 साल पहले 1000 रुपये पे मिल रहा था, आज वो सपोज़ 900 पे मिल रहा है या 1100 पे मिल रहा है। सपोज़ 100 रुपये महंगा मिल रहा है, 100 रुपये सस्ता मिल रहा है। हो सकता है उस 2 साल में उस कंपनी ने अपना बिजनेस तो किया है कुछ ना कुछ, तो कंपनी तो अपना काम कर रही है, स्टॉक प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब सेंटीमेंट्स ख़राब हैं, या रुपए की कीमत गिर रही है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू है, या पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्रूड की सप्लाई कम है, उसकी वजह से सेंटीमेंट्स वीक होने से, इकोनॉमी वीक होने से वही चीज़ आपको आज उसी प्राइस में मिल रही है जो 2 साल पहले मिल रही थी। लेकिन अगर वो बिज़नेस 2 साल पहले से आज की डेट में 30% ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और वो बिज़नेस ठीक कर रहा है, और उसको पेट्रोल प्राइस से डायरेक्ट इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो वो कंपनी आपको 2 साल पुराने प्राइस पे मिल रही है आज, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो 100 रुपये महंगी भी मिल रही है, तो वो 10% महंगी मिल रही है, जबकि उसका बिजनेस जो है वो 30% ज़्यादा अच्छा कर रहा है जी। तो आपको ये पढ़ने की, समझने की स्किल अगर आती है, या फिर आप किसी एक क्वालिफाइड एडवाइज़र से ये स्टडी करा सकते हैं, या आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं या फेयर प्राइस के नीचे हैं, आप उन स्टॉक्स को ले सकते हैं। और जो ओवर वैल्यूड हैं या जिनके बिजनेसेस खराब हैं, उनसे आप निकल आगे सकते भी लग हैं। रहा है गड़बड़ी हाँ, रहेगा तो उन्हें चाहे माइनस में चले गए, निकाल दो हाँ, चाहिए। मतलब उसमें से लॉस लेना भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि
हमने देखा है पास्ट में कि स्टॉक्स 99% तक भी गिर जाते हैं अपनी वैल्यू से, तो उस होप में बैठे रहें कि बढ़ जाएगा, कि कोई बात नहीं। जी। तो उससे कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपका कोई स्टॉक 20% नीचे है, तो हो सकता है वो यहाँ से फर्दर और 90% 95% गिर जाए, तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाए। उससे अच्छा है कि जो आपको 80% मिल रहा है आप वो निकाल लीजिए, हाँ, उसको कहीं या तो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए या तो किसी म्यूचुअल अच्छे। फंड अभी अच्छे चल रहे हैं? देखिए म्यूचुअल फंड जो है ना वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं, जी। तो स्पेशली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, हाँ, हाँ। तो जब मार्केट अगर ख़राब करेगा तो वो भी ख़राब करेंगे। हुँ, बट म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के बिजनेसेस में रहें, हुँ, कि जब भी इकोनॉमिक साइकिल टर्न होगी, जब भी बिजनेस साइकिल्स टर्न होंगी, जब भी हुँ, वैल्यूएशंस ठीक होंगे, तो उनकी कंपनीज जो हैं वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने का यही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक को पहचान के उन्हें खरीद सकते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदेंगे वो कल बढ़ जाएगा। हुँ, इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक थोड़ा पेशेंस वाला एसेट क्लास है। हुँ, इनफैक्ट आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं अगले महीने तो नहीं बेचते हैं, हुँ, या उसका प्राइस तो नहीं चेक करते हैं। जनरली आप 2-3 साल 5 साल या 10 साल के लिए खरीदते हैं। इक्विटी को भी अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल के नज़रिए से देखेंगे ना, तो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कि अगर आप हुँ। अच्छी कंपनीज को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आप अच्छा पैसा बनाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये जो उतार-चढ़ाव आ रखा है, ये हाँ जो जी। अभी इतना उतरा हुआ है, तो इसमें डर लगता है ना? तो ये फिर ऊपर कभी जाएगा भी जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा क्या? ये ना, जैसे लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनाने की अ, जो क्षमता है हुँ, या कैपेबिलिटी है वो कहाँ से आती है। हुँ, अगर स्टॉक मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में चलता तो वो एफडी के बराबर ही रिटर्न देता। आप ऐसा समझिए हुँ, कि अगर स्टॉक मार्केट में ये श्योर शॉट होता कि आपने जिस दिन स्टॉक खरीदा उसके अगले दिन वो नहीं गिरेगा, हुँ, और वो 1 साल तक आपका धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तो आपको स्टॉक में अगर अगर आपको एफडी में 5% मिलता तो फिर स्टॉक में भी 5% ही मिलेगा या हुँ, 5.5% मिलेगा। हुँ, फ़र्क नहीं रहेगा उसमें ज़्यादा। हुँ, रीज़न इज़ के स्टॉक मार्केट एक ओपन मार्केट है, तो हुँ, वहाँ पे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं डिमांड सप्लाई पे। हुँ, तो हुँ, कई बार आपको कोई चीज़ जो है बहुत सस्ते में हुँ, मिल जाती है, हुँ, और कई बार वही चीज़ बहुत महंगे में बिक जाती है, हुँ, या उल्टा भी होता है कि कई बार हुँ, बहुत चीज़ महंगी मिल जाती है और फिर आपको नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको इवैल्यूएट कर पाएँ, हुँ, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, मतलब मैं आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। हुँ, आप अगर सेबी के नंबर्स देखेंगे या आप डेटा देखेंगे, हुँ, तो 90% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा ट्रेडिंग में नहीं कमाते हैं। हुँ, इन्वेस्टमेंट में बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन वो जो नंबर्स आप देखते हैं वो ट्रेडिंग के नंबर्स हैं। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर लोग पैसा क्यों कमा लेते हैं, वो इसलिए कमा लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में लोग थोड़ा शांति से बैठते हैं। हुँ, अगर उन्होंने अच्छा बिजनेस लिया है तो वो बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज पोर्टफोलियो जनरली जो लोग बनाते हैं, तो समझदारी इसमें होती है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा किसी एक कंपनी में ना डालें, जी, 10 15 20 अच्छे स्टॉक ले लें। जी, जी, तो उसमें क्या होता है कि कई बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं। कोई बिजनेस आज अच्छा कर रहा है, हो सकता है कि कल को जी, किसी किसी कारण से, हुँ, पॉलिटिकल रीजन से, ऑपरेशनल रीजन से, टेक्नोलॉजी चेंज होने से वो फेल हो जाए। हुँ, और हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस हमने बंद होते हुए देखे हैं। हो सकता है आपका पूरा पैसा डूब जाए उसमें, लेकिन अगर आपने 20 कंपनी ले रखी है और सब में 5-5% पैसा डाला है, तो आपका 5% डूबेगा। आपकी हुँ, किस्मत बहुत ख़राब है तो 20 में से 5 कंपनियां डूब जाएंगी, हुँ, तो आपका 25% पैसा डूब गया। लेकिन जो बची हुई 75% जो कंपनीज़ हैं, यानी 15 कंपनीज़ हैं, वो अगर बिज़नेस ठीक कर रही हैं, जनरली उसमें से 5 अच्छी निकलेंगी, 10 एवरेज निकलेंगी, 5 खराब निकलेंगी। मैं ऐसा आपको एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, जो मतलब बची हुई 15 कंपनीज़ हैं ना, वो उस 5 का नुकसान भी कवर कर देंगी और ओवरऑल आपको लॉन्गर टर्म में अच्छा हुँ, रिटर्न भी दे देंगी। बट ये चीज़ करना खुद से हुँ, में 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो उसमें आपका समय लगता है, हुँ, आपको एंग्ज़ायटी होती है, हुँ, और टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। हुँ, क्योंकि आप जब खरीदते बेचते हैं ना स्टॉक्स, सपोज़ कोई कंपनी है, अब आप बहुत अच्छा सीख गए स्टडी करना, हुँ, हुँ, और आपकी स्किल अच्छी है, मैं मान गया, तो आप किसी कंपनी में प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, और कोई दूसरी कंपनी खरीदेंगे। जब भी आप ये स्विच करेंगे, टर्नओवर करेंगे, तो जितनी बार भी आपको प्रॉफिट होगा उस पे कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा। आप यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड को दे देते हैं और फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे सेम चीज़ कर रहा है, तो उस चर्निंग पे टैक्स नहीं होता।
जी। तो गवर्नमेंट ने ये स्पेशल पर्पस व्हीकल अलाउ करे हैं म्यूचुअल फंड्स के नाम से, जो कि जिसमें अगर कुछ चर्न होता है विद इन द फंड, जो आप म्यूचुअल फंड बेच खरीद नहीं रहे, सपोज आपने उसमें कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं, तो उसमें जब तक आप अपने यूनिट्स बेच के उसमें से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब उसमें फंड मैनेजर जो है वो उस पोर्टफोलियो को साल में 4 बार 6 बार बदल दे या साल में 1 बार भी ना बदले, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। प्लस आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है ये काम, तो आपको एंजाइटी भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और इक्विटी फंड्स ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुँ, होता भी नहीं है। कुछ हुँ, कुछ पॉकेट्स में हो सकता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है लेकिन एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ठीक परफॉर्म कर रहा है, वो शायद इसलिए कर रहा है कि उसका कंपनीज का सिलेक्शन जो है वो अच्छा है। उसको स्टडी करने के लिए फिर आपको हम जैसे एडवाइजर्स से सलाह करनी पड़ती है। हम आपको कुछ ऐसे फंड्स खोज के दे सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस मार्केट के कंपैरिजन में बेटर है। बेटर बिल्कुल, बट मतलब कोई भी थोड़ा-सा चेतनामुखी बट होके कोई भी करना पड़ेगा। इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हुँ, मैं पास्ट डेटा देख के हुँ, एनालिसिस करके आपको ये बता सकता हूँ कि ये फंड मैनेजर्स अच्छा काम करते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हुँ, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ रेकमेंड कर सकता हूँ। बट अगर आप ये बोले मेरे को कि मैं आपको गारंटी कर दूं कि आपके पैसे नीचे नहीं जाएंगे या हुँ, इसमें ड्रॉ डाउन नहीं होगा, वो मैं नहीं कर वो सकता, तो बिकॉज नहीं दैट वुड होगा। बी अ फॉल्स प्रॉमिस। यानी कि एक पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और जिनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है उन्हें अभी भी इस टाइम पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी वो कहते हैं ना, वो इम्तियाज़ अली की अभी एक नई मूवी आने आ गई है शायद, मैं वापस आऊँगा, तो मार्केट भी कह रहा है मैं वापस आऊँगा। तो हम यही उम्मीद रखते हैं, और आगे भी जिन्हें इन्वेस्ट करना है उसमें समझदारी ये है कि इतनी आपसे बात करके पता चलता है कि इतनी सारी नॉलेज इसके लिए चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो किसी एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेके अपना पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए, या फिर पढ़ाई कीजिए, सीखिए। या फिर पढ़ाई कीजिए, सीखिए। और मुझे हाँ। लगता है कि उस चीज़ को क्यों आपको पढ़ना है, हाँ। जिस तरफ आपने उस तरीके से हाँ, नहीं जाना नहीं, है अगर आपके उतना। पास समय है और अगर इंटरेस्ट है तो हाँ, खुद करिए, हाँ, सीखिए पहले, सीखने के बाद करिए। हाँ, और अगर अगर नहीं कर सकते तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ हाँ, थ्रू हाँ, और जाइए। अगर आप चाहते हैं कि रोहित जी से जाने, तो वो उनसे भी जान सकते हैं वो। और अपने जो यूट्यूब चैनल आम आदमी फाइनेंस पे भी बहुत सारी सलाहें देते रहते हैं, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट के साथ साथ मैं गोल्ड के लिए भी जाना चाहती हूँ। इतना सेफ है एन एसेट, जो कभी भी वॉर होती है, कुछ भी होता है तो हमेशा बढ़ता था। इस बार वो भी जो है गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो क्या करना चाहिए गोल्ड के बारे में, आप क्या सोचेंगे? क्या आपको लग रहा है, क्या हालात हैं अभी? और ख़रीदना चाहिए या नहीं? और जिन्हें ज्वेलरी ख़रीदनी है उन्हें ज्वेलरी ख़रीदनी चाहिए या नहीं? आपने ना सिमिलर सवाल मेरे से 6 महीने पहले भी पूछा था। जी, मैंने पूछा था। तो उस समय सोना यहाँ से शायद लगभग इसी प्राइस पे था, जी। क्योंकि जब हम मिले थे लास्ट दिसंबर जनवरी वाले जी, समय पे, जनवरी, जी। तब 1.5 लाख के आसपास 10 ग्राम का कीमत थी लगभग। फिर वो 1,80,000 तक गया, अब वापस वो 1.5 लाख पे आ गया। 130, यस। तो अगर आप 6 महीने में देखेंगे, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो सोना कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गए ऊपर हैं। गया था नीचे आ गया। हाँ। ठीक है, हो सकता है यहाँ से फिर नीचे चला जाए, हुँ, हो सकता है ऊपर चला जाए, हुँ, प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। सेफ हेवन की जहाँ तक बात है, तो सेफ हेवन आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है कि जो कि बाकी एसेट्स के गिरने पे बढ़ने लगे, हुँ, एक होता है कि जो बाकी एसेट्स के गिरने पे उतना ना गिरे जितने बाकी एसेट्स गिर रहे हैं, जिसको वैल्यू प्रिजर्व करना भी कहते हैं। तो मैं आपको गोल्ड खरीदने की या बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट मैंने आपको तब भी ये कहा था कि हर एक चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। जी। और गोल्ड जो है ना, वो उस समय जिसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फोमो का शिकार हो चुका है गोल्ड ऑलरेडी। हुँ, क्योंकि पिछले जैसे 1-2 साल में बढ़त आई है, उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो कुछ थोड़े से फंडामेंटल रीजंस हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में खरीद कर रहे थे कुछ समय से। और गोल्ड की जो तेज़ी है उस पर ब्रेक इस वजह से लग गया, क्योंकि थोड़ा जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है ना, तो बुरे समय में लोग जनरली अपने गोल्ड को लिक्विडेट भी करते हैं। तो इंडिविजुअल्स ने या रिटेल ने अपना गोल्ड शायद ना बेचा हो, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका सुनने में आया है कि उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचे जी, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। जी, जी। तो आप जैसे
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप और मैं, आप मेरे जैसे जो रिटेल लोग हैं या हम जो आम लोग हैं, जी, जी। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास किसी महीने कमाई अच्छी आती है या किसी साल में हमें कोई बोनस मिल जाता है या कोई, जब हमारा अच्छा साल जाता है फाइनेंशियली, तो हम उस पैसे को कहीं सेव कर लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट बना लिया या कहीं सेफ जगह पे रख लिया, और जब कभी कोई ज़रूरत आती है तो हम उस फिक्स डिपॉजिट से उस पैसे को निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं रिजर्व्स। हुँ, तो सेंट्रल बैंक्स के भी ना कुछ रिजर्व्स होते हैं। तो वो रिजर्व्स में फॉरेक्स रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स रखते हैं, इस तरह की चीज़ें रखते हैं। तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द रिजर्व्स। तो रिजर्व्स का काम ये होता है कि जब बुरा समय आता है तो उस रिजर्व में से यूज़ कर लिया जाए। हुँ। तो अभी जो गोल्ड की कीमतें थमी हैं उसमें रिजर्व्स का भी एक हाथ है, और इंडिया में गोल्ड की कीमतें थमने के पीछे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ समय पहले आके बोला कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, और हुँ। लोगों को बोला, अपील किया कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, हुँ, हुँ। उसका भी इम्पैक्ट है। हुँ, हुँ। प्लस इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी भी गोल्ड पे बढ़ाई है अभी रिसेंटली, जो कि कुछ समय पहले ही कम हुई थी, लगभग जी, 2 साल पहले। जी। उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें बढ़नी चाहिए, हुँ। जो कि कुछ टेम्परेरी बढ़ी भी थी, हुँ, हुँ। बट वो एडजस्टमेंट होके एक बार वो वहाँ सेटल हो गया। हुँ, बट हुँ। अभी ग्लोबली भी जो गोल्ड है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। गोल्ड इज स्टिल अ गुड हेज अगेंस्ट इक्विटीज़, बट आपको कितना खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके फाइनेंसिस को स्टडी करके बता सकता है। ये वन साइज़ फिट ऑल नहीं हो सकता किसी के लिए। जी, जी। मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ गोल्ड है, हुँ। और वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखता हूँ। अगर मेरे से कोई सलाह लेता है मेरा क्लाइंट, हुँ। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप गोल्ड फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर्टेन परसेंटेज, जो मुझे उनकी सिचुएशन, फाइनेंशियल नीड्स को देख के समझ में आता है। जी। तो एक हमेशा एक हिस्सा आपके नेटवर्थ का कुछ गोल्ड में जनरली भी होता है। हमारे हुँ। इंडियन हाउस होल्ड्स में तो वैसे भी गोल्ड को, ज्वेलरी को भी एक सेविंग की तरह देखा जाता है। कुछ त्योहार वगैरह पे लोग सोने के सिक्के खरीदते हैं या जी। गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। जी, जी। तो गोल्ड हमारा नेचुरली एक रिजर्व का पार्ट है हमारे हाउस होल्ड जी। का। जी, तो बिल्कुल। अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है, उनको शौक है, तो उसे कंजम्पशन आइटम समझ के यूज़ कीजिए, खरीदिए। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं किसी एसआईपी के थ्रू, तो करते रहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो लंबे समय में, अगर आप इसका 20, 30, 50 साल का भी सीएजीआर देखेंगे, हुँ। तो ये हमेशा इन्फ्लेशन से थोड़ा आगे ही चलता है। हुँ। कि अगर आप महंगाई जैसे बढ़ती है, हुँ। तो आप 1 किलो सोने से आज जो चीज़ खरीद सकते हैं, आज के 10 साल बाद भी खरीद पाएंगे, और शायद गोल्ड टर्म्स में वो सस्ती भी हो जाए। मतलब जी। आज से 20 साल पहले जो 1 किलो सोने में जितनी प्रॉपर्टी आती थी, आज के टाइम में हो सकता है उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाए 1 किलो सोने में। बड़ी क्लियर हो गई हैं हाँ। चीज़ें। इससे मैं अब आपसे थोड़े से छोटे-छोटे भी सवाल करना चाहूँगी। गोल्ड की तरह ही सिल्वर भी अभी हाल में तो हमारी बहुत ही प्रिय हो गई थी सभी की, और सिल्वर में भी अलग-अलग अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उनमें आपको क्या संभावनाएँ नज़र आती हैं? आगे के समय में क्या सिल्वर ऐसे ही बढ़ेगी, या ये हमेशा की तरह गोल्ड की एक सिस्टम मेटल जो है बन के ही रह जाएगी? देखिए, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, गोल्ड और सिल्वर में ना कोरिलेशन है। जी। कोरिलेशन मतलब ये लगभग एक डायरेक्शन में चलते हैं ज़्यादातर समय, जी। कि जब गोल्ड महंगा होता है तो सिल्वर भी हो जाता है, जब गोल्ड सस्ता होता है तो सिल्वर भी हो जाता है। बट ये कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है का मतलब है कि दोनों चीज़ों पे महंगाई से फ़र्क पड़ता है, लेकिन गोल्ड का जो सप्लाई है वो सिल्वर की सप्लाई से बहुत कम है। हुँ। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो गेहूं और काजू तो गेहूं जो है वो सिल्वर है, और काजू जो है वो गोल्ड है। ऐसा समझ हुँ। लीजिए, मैं बहुत आप सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जी, इसको। जी, जी। तो आज से 10 साल पहले काजू गेहूं से महंगा मिलता था। आज से 10 साल बाद भी शायद काजू गेहूं से महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि काजू को उगाना, उसको उसकी जो पैदावार है वो हमेशा गेहूं से कम रहेगी। गेहूं को उगाना आसान है, काजू को उगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही गोल्ड की जो माइनिंग है वो काफ़ी मुश्किल और महंगी है कंपेयर टू सिल्वर। और
गेहूं ऐसा है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम्म, काजू ऐसा है कि वो एक हम्म, लग्जरी की तरह है। चल सकता है काम हाँ, उसके कि बिना। जो खरीद सकता है वो हम्म, खरीदता है, खाता है। हम्म, लेकिन कोई ऐसे हालात में है कि काजू नहीं खरीद सकता, तो वो उसके बिना उसका गुजारा हो हो जाएगा। जाएगा। यस। गेहूं के बिना नहीं होगा। तो जो सिल्वर है वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और सिल्वर जो है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, और बहुत जगह पे इंडस्ट्रियली बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है। हम्म, तो सिल्वर का एक तो इंडस्ट्रियल यूज़ है जो कि गोल्ड का भी है लेकिन बहुत कम है। हम्म, तो सिल्वर इंडस्ट्रियली काफ़ी वाइड यूज़ होता है। सिल्वर पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि गोल्ड पे भी होता है और बाकी हम्म, चीज़ों पे भी होता है। हम्म, और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो गोल्ड से 1 to 1 नहीं चलेंगे। तो हम्म, कोरिलेशन है, हम्म, वो शायद इन्फ्लेशन की वजह से है। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस साल में काजू बहुत महंगा हो गया तो उस साल में गेहूं भी बहुत महंगा हो जाएगा। हो सकता है काजू की फसल किसी साल में कम हो गई हो, हम्म, जैसे कि गोल्ड के साथ होता है कि या काजू की बहुत डिमांड आ गई हो किसी जगह से। तो वैसा ही गोल्ड और काजू को और आप गेहूं को कंपेयर नहीं कर सकते, बट उनमें कोरिलेशन रहेगा हम्म, कि हर साल दर दर साल आप देखेंगे ना, अगर 3 साल बाद देखेंगे हम्म, तो काजू भी महंगा मिलेगा और गेहूं भी महंगा मिलेगा 3 साल पहले से। ना काजू सस्ता होने वाला ना गेहूं। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि किसी आपको अक्टूबर में शायद फेस्टिवल सीजन में काजू 1,000 रुपये किलो मिल रहा है, हम्म, और दिसंबर में हो सकता है वो 900 रुपये किलो हो जाए। हम्म, तो वो जो 10% गिरा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये किलो रह जाएगा। गेहूं भी ऐसा ही होता है कि कभी 60 रुपये किलो है, कभी 55 हो जाएगा, कभी 65 भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद आपको गेहूं जो है वो 55 में मिल जाएगा, हो सकता है वो 70 हो जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो जो दूध हमें 5 रुपये लीटर मिलता था वो आज हमें 60 रुपये लीटर मिलता है। आज से 10 साल बाद शायद 200 रुपये लीटर हो जाए, 100 रुपये लीटर हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ में जो एसेट्स के या कोमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते हैं वो तो बढ़ते ही रहेंगे। हम्म, लेकिन डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से जो बढ़ते हैं वो एक अलग फैक्टर है। तो गोल्ड में डिमांड सप्लाई ज़्यादा प्ले करता है, वेयर एज सिल्वर में इन्फ्लेशन ज़्यादा प्ले करता है और उसका इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा प्ले करता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि जो मार्केट की इतनी वॉलेटिलिटी हो रखी है अभी, तो ये जो वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाएगी या कम कर रही है? देखिए, वेल्थ वो होता है जिसमें ना आप कुछ ऐसे एसेट्स बना लें जिसमें आप थोड़ी थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। मतलब वो आपके लिए कुछ पैसा कमा रही है या फिर वो उसकी कीमत ऐसी बढ़ रही है। हम्म, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीद ली, वो आज से 10-15 साल पहले खरीदी थी, आज वो अच्छे प्राइस पे है। हम्म, हम्म, आप चाहें तो उस पे कुछ बना के उसको रेंट आउट कर दें या उस ज़मीन को बेच दें, वो आपका डिसीजन है। ऐसे ही इक्विटीज़ या स्टॉक मार्केट्स एक एसेट हैं। आप कंपनीज में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का भविष्य अच्छा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज आगे ग्रो करेंगी, हम्म, और हमारी जीडीपी और इकॉनमी और हमारा देश यहाँ से और डेवलप होता जाएगा, इकॉनमी बढ़ती जाएगी, तो उस इकॉनमी का जो कुछ हिस्सा है वो इन कंपनीज में और इंडस्ट्रीज़ में भी दिखेगा आपको, और उसी में आप पार्टिसिपेट करते हैं बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ दीज। तो अगर आप पिछले 30 साल का 20 साल का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट जहाँ था वहाँ से बढ़ता आ रहा है धीरे धीरे। बट हैविंग सेड दैट, कंपनीज हर 5-7 साल में बदल जाती हैं। लेकिन मुझे आप अब के लिए हाँ, बताइए। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। हाँ तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊँ जी। तो कपड़ा बनाने वाली कंपनीज या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनियाँ, सीमेंट बनाने वाली कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज रही होंगी। जी। फिर उसके आप 5-10 साल आगे आ जाएं तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज रही होंगी। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो टेलीकॉम कंपनीज, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं। आज से 10 साल बाद शायद वो AI से रिलेटेड होंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या किसी और। तो कंपनीज हर समय चेंज होती रहती हैं, लेकिन इकॉनमी बढ़ती रहती है क्योंकि समय समय पे जो इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो लोग भी चेंज करते रहते हाँ, होंगे। अब जैसे कभी हम स्टॉक में रोटी, कर रहे हैं, कभी हाँ, कहीं, तो क्या अब ऐसा हो जाएगा कि अब हम वापस एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या प्लॉट्स खरीदना शुरू कर देंगे, या वापस उस तरफ जाएंगे जहाँ से जो हम निकल के इधर आए थे?
जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप होती है ना, हम जी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं। जी। तो अगर आपने कोई बहुत सिमिलर एग्जांपल देखना है तो आप चाइना को देख लीजिए। हम्म तो आज से 30 या 40 साल 50 साल पहले हम्म चाइना और इंडिया की इकोनॉमीज में बहुत फ़र्क नहीं होता था, हम्म बट उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे ज़्यादा किया। हम्म उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी हमसे काफ़ी आगे निकल गई। हम्म अगर हम उसी रास्ते पे चलते हैं और धीरे धीरे अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाते हैं, जीडीपी बढ़ता चला जाता है, तो चाइना अभी हमसे आगे चल रहा है डेवलपमेंट में। हम भी उस रास्ते पे हैं। उससे क्या होगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, कंपनीज का मार्केट कैप भी बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में लगभग। तो स्टॉक मार्केट हमेशा बढ़ेगा एज अ मार्केट, हम्म बट आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो डिपेंड करता है कि आपका वेल्थ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि एसेट क्लास के हिसाब से आपको देखना चाहिए। कि मैं ये नहीं कहता कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडी मत करो, हम्म या आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो आप एफडी मत कराओ या स्टॉक मार्केट में मत आओ। आपका एक्सपोजर गोल्ड में भी होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, इक्विटी में भी होना चाहिए। बट आप किस एसेट क्लास में आपका कन्विक्शन या बिलीफ ज़्यादा है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, कहाँ आपको लगता है कि आपका पैसा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, हम्म उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है। अगर आप इनका कंपैरिजन देखना चाहते हैं, क्योंकि ये नंबर ना बड़े ऑब्वियस नहीं होते, तो आप मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था आम आदमी फाइनेंस चैनल पे, अच्छा। रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड सिल्वर। हम्म तो उसमें मैंने दिखाया कि अगर किसी ने 10-15 साल पहले 1 करोड़ रुपए गोल्ड में डाले, या 1 करोड़ रियल एस्टेट में डाले, या 1 करोड़ इंडेक्स फंड में डाल दिए, तो 15 साल बाद या 10 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कि वो 1 करोड़ रुपए कितना बन गया या 1 लाख कितना बन गया। जी तो जब आप 10-15 साल का ट्रेंड देखते हैं ना, तब आपको वो बिग पिक्चर दिखती है। अगर आप 6 महीने का देखेंगे ना, तो उसमें बहुत नॉइज़ होगा। वो जैसे जैसे पीरियड बड़ा होता चला जाता है ना, आपको ट्रेंड क्लियरली दिखते हैं। हम्म और उसमें कुछ अच्छा समय भी आएगा, कुछ बुरा भी आएगा। और रियल एस्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी साइकिल्स होती हैं। 2006 के करीब रियल एस्टेट सस्ता था, वो बढ़ता चला गया 13 तक, फिर 13 से 20 तक नहीं बढ़ा, फिर 20 से 26 के बीच में लगभग 2 ढाई गुना 3 गुना हो गया। लेकिन अगर आप उसका 15-20 साल का एवरेज निकालेंगे तो शायद 10-12% पे आएगा। हम्म तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं कर रहे ना कि आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको फिर ट्रेडिंग बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हम्म तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 90% ऑफ ट्रेडर्स डोंट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ये तो हम्म। एस्टैब्लिश्ड डेटा है, सेबी का, उनका रिसर्च डेटा है। अच्छा। तो अगर 100 लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो 90 तो कोई प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस रास्ते जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 9 लोग या तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे या लॉस करेंगे, हम्म और 10 में से एक कमाएगा, और वो भी कितना कमाएगा वो डिपेंड करता है कि उसकी स्किल कैसी है। हम्म तो ट्रेडिंग तो मैं रेकमेंड नहीं करता। इट्स लाइक के जैसे मैं आपको कह रहा था ना, गाड़ी चलाना हम्म और ड्राइवर रखना, ट्रेडिंग इज़ लाइक रेस कार चलाना रेस ट्रैक पे। तो वो तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्किल है, वो उसके जी। लिए आपको सिर्फ बेसिक नहीं, उसके लिए बहुत एडवांस बहुत। नॉलेज हाँ। चाहिए। जी तो वो प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दीजिए आप, या जी उनके लिए जिनको बहुत समझ है इस चीज़ की। जी। और रही बात कि पैसा ग्रो करेगा स्टॉक मार्केट में या नहीं, हिस्ट्री ये कहती है कि अगर इकॉनमी बढ़ेगी, कंट्री बढ़ेगी, तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी, मार्केट कैप भी बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। बट कितना बढ़ेगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म वालों हाँ, के लिए है। हाँ अगर जी, मान लो कोई रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं हाँ और वो जी, लोग लगा चुके हाँ हैं जी, और इधर पैसा और मार्केट और सब हाँ कुछ जी, जगह नीचे जा रहा है, हाँ तो जी, वो क्या करें? अब वापस एफडी हाँ। की तरफ चले जाएं? जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हम्म सिर्फ इक्विटी बेस्ड नहीं है। उसमें हम्म आपको बहुत सारे डेट प्रोडक्ट्स, आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स, बैलेंस्ड फंड्स और कई तरह के, इवन इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर हम्म जैसे प्रोडक्ट, और इस तरह के कई तरह के फंड्स मिलते हैं जो कि पूरी तरह से इक्विटी से एक्सपोज नहीं होते। हम्म तो जो पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसके लिए ऐसे फंड्स बताए जा सकते हैं जो फिक्स हम्म डिपॉजिट की तरह ही काम करते हैं। हम्म बट अगर उनका कन्विक्शन फिर भी फिक्स डिपॉजिट में है हम्म तो फिक्स डिपॉजिट करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर कोई रिटायरमेंट पे है और वो उस पैसे को प्रिजर्व करना चाहता है हम्म तो फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसमें बस एक एक खतरा ये होता है
कि जो आपको ब्याज मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, अगर वो इन्फ्लेशन से कम है हम्म आफ्टर टैक्स, हम्म तो आपका पैसा साल दर साल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। हम्म मतलब आपकी जो खरीदने की जो क्षमता है, जिसको परचेज हाँ वो पावर बोलते हैं, हाँ वो साल दर साल कम होती जाती है। तो एक तरह से आपने फिक्स डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है, तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हैं। हम्म उससे पैसा नहीं निकाल रहे वो तो भी, पैसा ही बचा के रखना उतना ही कीमत, हाँ, वही वो मुश्किल हो जाएगा। या तो उसको सस्टेन कर रहा है या उससे नीचे हम्म जा रहा है। हम्म अगर वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिल रहा है तब आप कुछ पैसा बना रहे हैं। हम्म। तो आप क्या एक ऐसी सलाह देना चाहेंगे, एक ऐसी हैबिट इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए कि देश दुनिया में कुछ भी हो, वो एक हैबिट पकड़ के चलें तो ये आपके लिए सही रहेगा? सबसे आसान तरीका पता है? जी सबसे आसान जी इज स्टार्ट अर्ली। जी। कि जब जागो तब सवेरा होता है वैसे तो। हम्म बट अगर किसी ने इन्वेस्टिंग अपने से 20s में शुरू कर दी, 25-26 साल की उम्र में शुरू कर दी, हम्म अर्ली 30s में शुरू कर दी, हम्म और अगर उन्होंने कम पैसा लगाया हम्म लेकिन लंबे समय के लिए लगाया, हम्म तो ज़्यादा चांसेस हैं वो ऐसे लोगों को बीट कर देंगे जिन्होंने लेट इन्वेस्टिंग शुरू करी और उनसे 4 गुना पैसा लगाया। हम्म तो उनको बीट कर देंगे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, हम्म उसमें आपका जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपको कितना पैसा का ग्रोथ होगा। हम्म तो अगर किसी ने 5 साल के लिए पैसा लगाया और किसी ने 15 साल के लिए लगाया, तो जिसने 15 साल के लिए लगाया उसको तीन तीन गुना रिटर्न नहीं मिलेंगे, उसको शायद 30 गुना रिटर्न मिलेंगे। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। हम्म। तो 5 साल में और 15 साल में 3 गुना का फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो रेज़ टू द पावर n होता है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 गुना 30 गुना इज जस्ट एन एग्जांपल। ये ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है, आपको जो रिटर्न मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क होता है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप जो आज का सैलरीड लोग हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके हाँ, से ये मार्केट के इस समय तो मैं में कह रहा था, बच के एक रहें? एक तो स्टार्ट अर्ली, जो कि पहला स्टेप है। दूसरा है कि फॉलो अ डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग। हम्म डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने टेक होम कमाई का 20% या 30%, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, जिसमें हम्म आपका लाइफस्टाइल नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, हम्म वो आप अपने आप को ये समझ लो कि आपने प्लेज कर लिया अपने आप को कि मैं ये करूँगा ही करूँगा इन्वेस्ट, कुछ भी हो जाए। हम्म और अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे फंड्स में, जिसके लिए आप किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, हम्म वो अगर आप अच्छे फंड्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आइडियली मैं तो कहता हूँ कि आप जब तक कमा रहे हैं आपको तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपकी कमाई आनी बंद हो जाए तो आप उसमें से विड्रॉ करना शुरू कर लीजिए। तो आप जब तक कमा रहे हैं तब तक कीजिए। अगर आप 25-26 में शुरू कर रहे हैं या 30 में शुरू कर रहे हैं, और आप सपोज प्रोफेशनली एंगेज्ड हैं, कोई काम कर रहे हैं अपनी 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, तब तक आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाइए, एक परसेंटेज। कि आपकी जब सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो आप उस परसेंटेज भी वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। कि आप शुरू में शायद 50,000 महीना कमाते थे, आप 10 साल बाद शायद 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो जब आप 50,000 कमाते थे तब आप 20,000 इन्वेस्ट करते थे या 10,000 करते थे। अब आप 2 लाख कमा रहे हैं तो आप शायद 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं या 30,000 कर रहे हैं, डिपेंडिंग। तो आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करते रहिए, और किसी दिन वो कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आप सैलरी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा का रिटर्न वो कॉर्पस आपको हर महीने साल देता रहेगा। तो सैलरी से ज़्यादा पैसा आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं अगर आप उसको डिसिप्लिन से लगभग 20 से 30 साल तक उसको इन्वेस्ट करते रहें। तो अगर किसी ने 25 में शुरू किया तो वो 40, 45, 50 की उम्र तक ईजिली अपनी करंट सैलरी को बीट कर सकते हैं। तो फिर वो फाइनेंशियली एक तरह से फ्री हो जाते हैं। जी। और ये स्पेस एक्स जैसे टैम्पटिंग ऑफर्स जो आते हैं क्योंकि लालच भी एक चीज़ है, तो हाँ, आप कैसे बताएंगे कि ऐसी शॉर्ट टर्म नॉइजेज से बच के और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को इनमें कैसे अंतर करें और कैसे इनसे बचें देखिए, इन्वेस्टर्स? अगर आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं जिसको आप स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज बाइंग अ लॉटरी। हम्म ठीक है। तो अब अगर, क्योंकि आप उसको समझते नहीं हैं जी और आप पैसा लगा रहे हैं, जी
तो अब आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप जितने की लॉटरी टिकट खरीदना चाहेंगे जी। उतने का ही स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, और ये मान के चलिए कि लॉटरी लग गई तो लग गई, लग वरना लग गई। गए जितनी तो झेल सको। हाँ, तो वो पैसा आप ये सोच के लगाइए कि ज़ीरो हो सकता है। जी। तो अगर आप ऐसे रिस्की वेंचर्स में हाथ डाल रहे हैं जहाँ आपको नहीं पता कि आपका पैसा बढ़ेगा, हुँ, वही रहेगा या ज़ीरो हो जाएगा, हुँ। तो उतना पैसा डालिए जिसके खोने पे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क ना पड़े। यानी ये सच में जुआ खेलने जैसी बात है ये थोड़ा-सा। इस वजह से जुआ है कि आप उसको समझते नहीं हैं। अगर आप उसको समझ हाँ, रहे हैं हाँ। और एनालिसिस करके अवेयर होके फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको अपना बैड लक बोल सकते हैं अगर वो नहीं चला, क्योंकि आपने एटलीस्ट एफर्ट दिया उसके पीछे, तो वो जी, स्किल है। बट अगर आप उसको समझते नहीं हैं और आपने सुनी सुनाई बात पे पैसा लगा दिया, तो वो लॉटरी ही है एक तरह से। जी, तो जी। लॉटरी में और एक अवेयर बेट लेने में यही फ़र्क है कि आप उसमें सोच हुँ, समझ के पैसा लगा रहे हैं और एक में आप बिना सोचे पैसा लगा रहे हैं। हुँ। रोहित जी, कुछ रैपिड फायर बिल्कुल। खेलते हैं। तैयार हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। अ, आपके पास 10 लाख रुपए हैं अभी, बिल्कुल आज के प्रेज़ेंट टाइम में। क्या करेंगे आप? कैसे बाँटेंगे उसको? मैं मोस्टली उस पैसे को, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा जी, जी। हूँ, इक्विटी या फिर बैलेंस्ड फंड में, म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दूंगा। ओके। मार्केट की तरफ नहीं जाएँगे। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँगे हाँ, वैसे मैं नहीं। स्टॉक्स जनरली मैं खरीदता हूँ, हुँ, लेकिन जब बहुत हाई कन्विक्शन होती है तभी खरीदता हूँ। अगर मुझे लमसम डालना है 10 लाख रुपया, तो मैं किसी एक स्टॉक में तो नहीं डालूंगा। हाँ। और मेरे कुछ अपने म्यूचुअल फंड्स हैं आइडेंटिफाइड, जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, अपनी हुँ, फैमिली के पैसे भी इन्वेस्ट करता हूँ। हुँ। तो जो मेरे अच्छे आइडेंटिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें डाल दूंगा। ठीक है। मतलब नो ब्रेनर है मेरे लिए, मैं दिमाग ठीक नहीं लगाता ठीक है, ठीक है। ज़्यादा। और अगर मुझे हाँ, 1 करोड़ रुपए मिल जाएँ, हाँ जी। तो मुझे एज़ अ फ्रेंड आप क्या बताएँगे कि मुझे उनका क्या करना चाहिए? ये मत कहिएगा कि दोस्तों में बाँट देना चाहिए। बांट देंगे तो बहुत बढ़िया। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। तो अगर पैसे आपको उस पैसे की बहुत लंबे समय तक ज़रूरत नहीं है, जी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में डालें। अगर आपको उस पैसे की पार्शियली ज़रूरत है, सपोज़ आपको उसमें से 20 लाख रुपए 1 साल के बाद चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि उसको डेट फंड में डालें 20 लाख को, बाकी 80 को आप इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए। हुँ, हुँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको हर महीने उससे कुछ कमाई चाहिए, तो मैं आपको डिविडेंड पेइंग जो जो इंटरेस्ट डिविडेंड पेइंग फंड्स होते हैं, हुँ, हुँ। उसमें कुछ पैसा एलोकेट करने को बोलूँगा। कुछ पैसा आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्थ और आपकी टैक्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इतना परसेंट गोल्ड सिल्वर की तरफ भी एलोकेट किया जा सकता है, या फिर मल्टी एसेट फंड जहाँ पे आपको गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर मिल जाए। लेकिन वो मैं आपको सिर्फ तभी बता पाऊंगा जब मैं आपके साथ मीटिंग करके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझूंगा कि उस 1 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। मुझे मिलने दीजिए 1 करोड़, मैं एकदम मिलते ही आपके पास पहुँचती हूँ। अगले 5 साल के लिए रोहित जी आप कौन-से सेक्टर को देखते हैं बढ़ते हुए? अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरे को लगता है कि एनर्जी सेक्टर, जी। बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स 2-3 रीजंस की वजह से बढ़ रही है। डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुँ, ये 2-3 ऐसे सेक्टर हैं जो मेरे को थोड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट जो है और जो पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे अलाइन है। हुँ, मैन्युफैक्चरिंग को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है। हुँ। एक कॉमन मिथ क्या है इंडियन इन्वेस्टर्स का जो आप देखते हैं, जो हमेशा रहता है अ, मार्केट के लिए? सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। हुँ, वो उतना रिस्की नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हुँ, जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है वो हमें खतरनाक ही लगती है। हुँ, तो हमें उससे खतरा इसलिए फील होता है कि हम उसको समझने के लिए एफर्ट भी नहीं डालते और हम किसी एडवाइज़र से भी नहीं मिलना चाहते। ये हुँ, बहुत बड़ा मिथ है। जो लोग जिनको इस चीज़ की समझ है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको अवेयरनेस है, आप किसी ऐसे इंसान से बात करके देखिए, हुँ, या उनसे उनकी जर्नी के बारे में समझिए। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप ढूंढेंगे तो आपको कोई 1-2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लंबे समय से SIPs कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका फीडबैक लीजिए, तो आपका वो मिथ अपने आप क्लियर हो जाएगा। हुँ।
आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स का नया प्यार क्या है आज के समय में, एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड या इक्विटी? ये ना वैसा ही है कि आप खाने में लोग खाने में क्या पसंद करते हैं तो सबका अपना स्वाद होता है। कुछ लोगों को सिर्फ रियल एस्टेट समझ में आता है, कुछ लोगों को सिर्फ एफडी समझ में आता है। हम्म। तो किसी भी चीज़ में ऐसी कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि सबकी नीड्स अलग होती हैं, तो इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट नीड्स के साथ साथ में ना सबकी अवेयरनेस लेवल भी अलग होता है। हम्म। तो उनको जो समझाया गया है, जो उन्होंने सीखा है अपने एनवायरनमेंट में, पीयर ग्रुप में या हम्म। पेरेंट्स से, वो जनरली उसी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं हमारे पास। डेफिनेटली लीगलाइज्ड वे में ही जाना चाहिए, जैसे क्रिप्टो वगैरह हैं, ये सब अभी लीगलाइज नहीं है, जी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह से बचना चाहिए जो रेगुलराइज नहीं है। जी। जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलराइज्ड हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसे हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इस तरह के जो भी रेगुलराइज प्रोडक्ट हैं उसको अच्छे से समझ के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। कहीं भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए हैं। मेरा फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या तकनीक है जल्दी से जल्दी अमीर बनने की, एक लाइन में बताइए। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा ये जल्दी कैसे बने, हाँ, ये तो वक्त दे दिया। इसको बोलते हैं कि ये एक पैराडॉक्स है, या जिसको बोलते हैं इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ, जी। कि जल्दी अमीर बनने के रास्ते जनरली बहुत खतरनाक होते हैं। जी। या तो इलीगल होते हैं, या खतरनाक होते हैं, या फिर दोनों होते हैं। तो किसी ऐसे बहकावे में मत आइए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 21 दिन में पैसा डबल, जी। बाबू भैया, तो उनको बहुत सोच समझ के देखिए, जी। बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि वो लीगल है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जी। उसमें कोई ऐसे ऐसे रिस्क तो नहीं है जो आपको पता नहीं है। जी। तो कहीं भी आप पैसा डाल रहे हैं तो सोच समझ के स्टडी करके डालिए, वरना फिर वो लॉटरी है। और अगर आप किस्मत के बहुत धनी हैं तो आपकी लॉटरी भी लग जाएगी। जी। तो बट वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, जो ज़्यादातर लोगों की नहीं लगती है लॉटरी। तो मतलब अगर आप किसी चीज़ को समझ के एनालाइज करके डाल रहे हैं, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना सबसे आसान तरीका है, बट जल्दी वाला तरीका नहीं है। ओके रोहित जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई है। जाते जाते कोई ऐसा सजेशन या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप चाहते हैं कि हमारे दोस्तों को भी उससे लाभ हो? मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स एक तो सबसे पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल। और जो मेरे दिल के करीब है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो इंडियन कल्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, और जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, यूथ है स्पेशली, वो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा अच्छा आईक्यू हमारे देश के लोगों का है। और मैं ये ऐसे रैंडम क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को देख लीजिए, आपको उसमें इंडियंस मिलेंगे, विच प्रूव्स के इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। वेयर वी लैक इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। हमें अंधेरे में रखा गया है अभी तक। हमें फाइनेंशियल जो लिटरेसी, जितनी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो हमें ना स्कूल में पढ़ाई जा रही है, ना कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। बट टेक इंटरनेट एज अ ब्लेसिंग, स्टडी अबाउट इट, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझिए, कंपाउंडिंग को समझिए, टैक्सेस को समझिए, वेल्थ बिल्डिंग कैसे की जाती है उसको समझिए। बहुत सारे ऐसे धुरंधर इन्वेस्टर हैं हमारे देश में जिन्होंने कई सैकड़ों करोड़ों की वेल्थ बनाई है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करके, अच्छे फाइनेंशियल हैबिट्स से। तो फाइनेंशियली लिटरेट बनाइए अपने आप को। मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतर गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते, और इससे ज़्यादा फेवर आप अपने आप को नहीं कर सकते। और ये कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा फेवर है। अगर आप अवेयर बनेंगे, आप स्मार्ट बनेंगे, तो आप अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए
पूरे समाज के लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। और इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट तो यहाँ ख़त्म करते हैं, और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हमारा रह गया कि कार ब्लॉग के बारे में हमने, यहाँ पे इतना अच्छा आपका ब्लॉग चल रहा है और इतनी सारी कारों की बातें करने से रह गई। नेक्स्ट टाइम हम पक्का ये वायदा करते हैं कि आपको बिल्कुल फाइनेंसिस के लिए नहीं बुलाएंगे और कार के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी आज एक सवाल कार के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। अगर कोई अपनी पहली ही कार ले रहा है, कोई सैलरीड कपल है और पहली कार ले रहा है मेट्रो सिटी में, तो कौन सी सेडान आप उसको बोलेंगे कि इधर जाओ, इस तरह? गाड़ी लेना ना एक पर्सनल डिसीजन है। ये ज्वेलरी खरीदने जैसा है बहुत लोगों के लिए, जी कि बहुत लोग ना गाड़ी को अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन समझते हैं। जी। तो एक तो आप वो लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है। हम्म। दूसरा, आप उतने बजट में रहें जिसमें 1 साल बाद वो आपको पेन ना लगे, क्योंकि नई गाड़ी तो सबके लिए एक्साइटिंग होती है, जी लेकिन जब पहला उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल करना होता है ना, और जब उसकी सर्विस कॉस्ट आती है, तब पता चलता है कि हाँ। हाँ, और जब आप उसमें फ्यूल पार्ट्स, डलवाते हैं या फिर हाँ उसका हाँ मेंटेनेंस करते हैं, जी। तो अपने बजट में रह के खरीदिए। जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदिए। बेसिक इतना ही है बस। जी, शुक्रिया। हमारे आप आए हैं, दोबारा से आए हैं हमारे पॉडकास्ट में। कोई सलाह हमें देना चाहते हैं, कोई सजेशन अगर आप हमें सुधार के लिए देना चाहते हैं वो बताइए। नहीं। और कोई एक गेस्ट हमें जो है प्लीज़ आप किसको चाहेंगे कि हम नेक्स्ट किसे बुलाएं? आपके पॉडकास्ट में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जी। वीडियोस बहुत अच्छे हैं, और जी, आप शुक्रिया। अब आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है पॉडकास्ट में, तो आई रियली एंजॉय द कंटेंट। कीप गोइंग द वे यू आर गोइंग। और आपका जो मुझे यूएसपी लगता है कि आप बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करते हैं, जी तो कीप दिस डाइवर्सिटी। आप बहुत तरह के टॉपिक्स पे बहुत तरह के एक्सपर्ट्स को लाते हैं, जी तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगता होगा। जी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2 बार तो मैंने सब्सक्राइब की अपील बोल कर दी है, रहे तो पारुल मैम का ये काम तो मैं कर देता हूँ जब ये भी पॉडकास्ट ये पे ये आता हूँ। ये बिल्कुल सही है। और आप आते हैं तो हमें ये हमारी कमी है कि हम नहीं कह पाते, ये ज़रूर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी अपील बनाएं। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि बहुत हम देखते हैं कि आप लोग हमें देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो प्लीज़ अगर आप आए हैं चैनल पे हमें देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में। रोहित जी, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू कुछ पारुल मीठा हो जी। जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू।